हेलो एवरीवन। सीटेट दिसंबर 2024 की एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को विथ फैक्ट एंड विथ अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है और दिसंबर तक हमारा प्रयास है कि आप काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस को समझ लेंगे जिससे आपके लिए वहाँ पर जो सीडीपी है वो काफ़ी मार्क्स गेनिंग वाला आपके लिए टॉपिक या पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। यानी कि ऐसा विकास जिसमें बच्चा संज्ञान ले, समझे, तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। देखो ये संज्ञानात्मक नहीं है, ये तो गूगल भी कर सकता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा ऑप्शन है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। हाँ देखिए, आज शिक्षक का काम सिर्फ इतना है कि वो सिचुएशन क्रिएट करता है, वो उसके सामने एग्जाम्पल रखता है, बाकी बच्चों को खुद से सीखना और करना पड़ता है। बाकी मार्गदर्शन का काम ही शिक्षक का होता है। तो ये सही आंसर है। थर्ड भी हम पढ़ लेते हैं, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। अगर छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा तो शिक्षक की क्या भूमिका हो जाएगी, फिर तो शिक्षक की कोई भूमिका ही नहीं है, जबकि हमसे शिक्षक की भूमिका पूछी है। फोर्थ है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। नहीं, जहाँ पर सीखने का काम अगर कंडीशनल हो जाए तो फिर वो सीखना नहीं होगा, फिर वो बॉन्डिंग हो जाएगी कि आपको नहीं इसी बाउंड्री के अंदर कुछ करना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। मतलब उसको आइडिया भी देंगे, समर्थन भी करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। ये शिक्षक की भूमिका है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में भी हमने वाइगोत्स्की के विचार पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था, जिसको हम एडोलसेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या होता है इसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनर्उत्पादन की क्षमता की ओर जाती है। मतलब बच्चों में क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मोन चेंजेस आते हैं, ठीक है, और विकास होता है। तो किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है। हाँ बिल्कुल है, बचपन और वयस्कता मतलब जब एक ये टीन एज एक ऐसी एज है, एडोलसेंस एक ऐसी एज है जो बचपन से थोड़ा ऊपर, और जो वयस्क लोग होते हैं उनसे बीच की अगर हम कहें तो संधि प्रकार की एक अवस्था होती है। तो ये भी सही है। फोर्थ है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर विभिन्न संस्कृति में बच्चे पल रहे हैं तो एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। देखिए, अगर इसी की जगह होता है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए भाग लेती है क्योंकि उसे नाच करना बहुत पसंद है, ठीक है, यह नाच करने में उसकी रुचि है, तो ये प्रेरित होता आंतरिक रूप से। लेकिन उसको सिर्फ एक नकद इनाम से मतलब है, तो ये कैसा ऑप्शन है, ये बाहरी रूप से प्रेरित है। तो उसका आंसर क्या होगा, बाहरी रूप से प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 2, बाहरी रूप से प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना। बिल्कुल नहीं, अगर आपके सामने देखो आपकी क्लास है, 40 बच्चे उसमें हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग, मतलब सबके पास एक यूनिक गुण होता है, हर किसी के पास वो नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आपके अंदर जो गुण है वो अच्छे हैं और आपके अंदर ये कमी है, उसको आप कमी कभी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप ऐसे संबोधित नहीं करेंगे कि एक कमी है, बिल्कुल नहीं। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि हमारा काम ही यही है कि जिस बच्चे के अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालना। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। थर्ड है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। यही आंसर है कि भिन्नताओं को मानव विविधता के मतलब उनको बताना चाहिए कि बच्चों ये तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें ये आता है, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये विशेषता है। और फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू नहीं। बिल्कुल नहीं, अगर आप समान पाठ्यक्रम रखेंगे, एक सा रखेंगे, तो बच्चों की विभिन्नताएं बाहर निकल के ही नहीं आएंगी। तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। अब जीन पियाजे क्या मानते हैं कि ज्ञान क्या है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, मतलब आप ये मत सोचिए कि पर्यावरण हमको कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, बल्कि बजाय बच्चे उसमें निर्मित जो भी ज्ञान सीखता है वही ज्ञान है। ठीक है, ये कौन किसका मानना है? जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, बच्चा खुद से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? ठीक है, असेसमेंट क्या होगा एक प्रगतिशील कक्षा में? तो गतिशील होगा, वो कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, योगात्मक नहीं होगा और मानक संदर्भित नहीं, पहले से क्राइटेरिया फिट नहीं होगा उसका, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा है वो गतिशील होगा, वो सिचुएशन बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, तो गतिशील होगा। तो इसका आंसर क्या है? 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण की और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? देखो, स्मृति मतलब याद, और उसके अर्थ को कब ध्यान देगा? जब कोई किसी प्रोसेस को आप कैसे जानकारी के रूप में, अर्थ के रूप में और याद के रूप में कब देखेंगे? जब आप ध्यान देंगे, अटेंशन जब देंगे। तो उसका राइट आंसर है ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न हम बच्चों से पूछें कि बच्चे एनालिसिस करें। ठीक है, उपन्यास पहला है, एक उपन्यास का नाम है कि उपन्यास का कथानक क्या था, ये एनालाइज करने का नहीं है, उन्होंने बच्चों की स्टोरी पढ़ी और सुना दी। उपन्यास का विषय क्या था, ये भी सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, उन्होंने उसकी विषय बता दिया कि देश प्रेम पे था, देशभक्ति पे था, लालच पे था। ठीक है, ये उपन्यास का विषय था, ये भी कोई एनालिसिस करने वाला नहीं है। थर्ड है, लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अब ये थोड़ा सोचने वाला है, एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन है, तो यही इसका आंसर, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नायक कौन है, ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही वर्ड टू वर्ड आंसर है। तो उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है थर्ड, टू किल अ मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, मतलब कैसे लेखक ने उसको सिम्बलाइज किया है, इसको बताना है। तो यहाँ पर बच्चा एनालिसिस करेगा जानकारियों का। क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण है। कथन है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षक जो भी सोच रहा है, शिक्षक के पास जो भी रूढ़िवादिता पुरानी सोच है, उसके अनुसार चलना चाहिए या उन पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो ए भी, इसका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तभी शिक्षक क्या होगा, एक उत्तरदायी शिक्षण कर सकता है जब वो अपने विषय में भी सोचता रहे, अपने रूढ़िवादी सोच पर भी सोचता रहे, चिंतन करता रहे, चिंतनशील शिक्षक होना चाहिए। तो 9 का आंसर है A1। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? देखो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने हैं, मैंने आपको लिखाए भी थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, उस वीडियो को पढ़ें, वीडियो को सुने। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण पर ही कैरोल का गिलिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। इसको आप याद रखेंगे। कोहलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर कथन है और कारण है। कथन है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही कि वास्तविक जीवन से समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने की बात होती है। यहाँ पर बात होती है लर्निंग की बात हो रही है, कथन में बात हो रही सीखने की। और कारण में दिया है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। यानी कि देखो, कथन है सीखने पर और कारण किस पे दे रहा है, विकास पर। पहले तो ये व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 11 ये व्याख्या तो कर नहीं रहा है, लेकिन दोनों कथन अपने आप में सही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सीखने की बात वो कर रहा है, विकास की बात वो कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो आंसर है आपका 2। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, डिसलेक्सिया। ये हम पहले भी, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दो ऐसी कुछ स्थितियां बताई थी कि क्या होती है। डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया था जो पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और डिस्ग्राफिया जो लिखने में प्रॉब्लम आती है। देखो, फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की, ठीक है, अब फिर भी वही है कि क्षमता को प्रभावित करता है। तो उसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पर चिन्हों की बात हो रही, ध्वनि प्रतीकों के चिन्हों की बात हो रही है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, यानी कि वो लिखे हुए को पढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो पढ़ने की प्रॉब्लम किस में होती है? डिसलेक्सिया में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। मतलब देखो क्वेश्चन को समझो, वास्तविक दुनिया से उसका परिचय कराना चाहता है तो कौन सी गतिविधि कराएगा? छात्रों को नियम और परिभाषा याद कराएगा। इसका वास्तविक जीवन से क्या संबंध? यह ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को, ये भी एमसीक्यू रटने को कह रहा है, तो ये भी गलत है। तीसरा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि तरह, मतलब कोई स्टिमुलेट वाली कोई प्रोसेस दे देगा, इसमें वास्तविकता नहीं है। जबकि देखो फोर्थ ऑप्शन में आइए, फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और उसके बाद निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने को कहेगा, तो ये बिल्कुल उस वास्तविक दुनिया से संबंधित इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? यानी कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है वो बच्चों की किस अवस्था के तर्क कानून की ओर घूमता है? तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक नैतिकता। कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाएं भी आपको पढ़नी है, तो उसका आंसर क्या है? पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इससे पहले हमने समावेशी कक्षा को पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा मतलब क्या है, जो हर चीज़ को इंक्लूड करती है, सारे विविध दृष्टिकोण का समावेश करती है, सारी चीज़ों को समझती है और बच्चों के लिए वैरायटी में शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है, वही समावेशी शिक्षा है। तो ये कह रहा है कि उसका उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, अगर सभी लोगों के दृष्टिकोणों का समावेश करें तो ये तो उसी का गुण है, तो ये सही है, ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड है उचित समावेशन का पालन, यानी कि जो भी आप समावेश कर रहे हैं उनको उनका पालन भी कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने खाली इंक्लूड कर दिया। थर्ड है विभेदित निर्देश देना, मतलब कि सबको डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शन देना, जिसकी जैसी विशेषता है उसको उसके अनुसार काम देना। और फोर्थ है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। समावेशी कक्षा है तो यहाँ पर अगर हम प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो देखो सबकी वैरायटी अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। हम मछली से दौड़ने को और जो है मेढक से सांप से या किसी और ऐसे जो व्यक्ति से, माना तितली से हम तैरने को नहीं कह सकते, है ना, सबकी अलग अलग विशेषता होती है। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, मतलब किसी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हैं अगर हम पोर्टफोलियो से, तो वो क्यों प्रभावी प्रणाली है, उसके हमको आंसर देना है। क्यों है प्रणाली उसकी अच्छी प्रणाली क्यों है? वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, पहला। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, दूसरा। थर्ड है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए थर्ड कह रहा है कि मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, अगर अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति करेंगे तो पोर्टफोलियो बनेगा ही क्यों? वो रचनात्मक कहाँ से हो गया? ये तो सीधे एग्जाम और रिजल्ट की बात हो गई, तो सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहा है, तो जहाँ जहाँ सी है वो गलत। फोर्थ है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, D, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करेंगे, व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे और अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो A, B, D इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? मतलब आप वो स्टेटमेंट कौन सा है जिससे हमें पता चले कि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ठीक है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करता है? पहला है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, मतलब आपने किसी को हराना है, ये सोचकर आप एक निश्चित स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ये महारत लक्ष्य नहीं है, ये एलिमिनेट होता है। दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप किसी कार्य को करने के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधार कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, आपको लक्ष्य हासिल करना है। थर्ड है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, अगर बाहरी पुरस्कार से आप मोटिवेट होंगे तो आप कभी होंगे कभी नहीं होंगे। फोर्थ है अपमान के डर से असफलता, यानी कि इसको आप डर से और उससे करेंगे, तो इसको आप बिल्कुल नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अभी हमने प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है। क्या है शिक्षक की भूमिका? पहला है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान का प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, मतलब वो अपने अधिकार और प्राधिकार और ज्ञान मतलब उसका प्राथमिक स्रोत है, वही उसी के पास सारे अधिकार हैं। ऐसा तो होगा नहीं, है ना? ये आंसर नहीं है। सेकंड है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। यही प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका है, क्योंकि हम शिक्षक आपके यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं। अब हम क्या करते हैं, बच्चों को सारी सुविधाएं, सारा माहौल देते हैं, बस उनके साथ हम एक ऑब्जर्वर के रूप में उनके साथ काम करते हैं और उनको सही गलत बताते हैं। बस हमारे पास इतना कोई अधिकार नहीं कि बच्चे हमारे अनुसार सीखें। हमने सारी सिचुएशन रखनी, बच्चे अपने अनुसार सीखेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था, एक लड़का कहता है कि मेरी बहन भाला नहीं फेंकेगी, रस्सी कूद खेलेगी क्योंकि वो लड़की है। तो मैंने आपसे पूछा था ये कैसी सोच है? ये जेंडर रूढ़िवादिता सोच है। तो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि पाठ्य पुस्तकों में और मीडिया में कैसे कैसे जेंडर के अकॉर्डिंग लोगों पर बातें होती हैं, या सोचो ना कभी महिलाओं पे जोक बनते हैं, तो क्यों बनते हैं? तो ये जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, अगर ऐसे हम टॉपिक करेंगे तो कहाँ कैसे क्वेश्चन उठेंगे? ऐसे ही उठेंगे कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो इसका आंसर है 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है, जो विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि माना राम के पिता की आयु थी 100 वर्ष, और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये हम मैथ्स में यूज़ करते हैं कि माना राम के पिता की आयु है x वर्ष। तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है। तो ये क्या है? एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और जो किस में यूज की जाती है? जो बीजगणित और गणना में की जाती है। देखो, बीजगणित और गणना ऑप्शन नंबर 3, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये फॉर्मल वर्ड का यूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है: पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचाने, भ्रमित होना, मतलब ना उसको दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में सूजन भी हो रही है, बार बार आंखों को मल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? सिंपल सा आंसर है, दृष्टि संबंधी समस्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। फिर से कथन और कारण है। कथन है, एक समावेशी कक्षा में, अभी हम इंक्लूडिंग शिक्षा को, एजुकेशन को पढ़ चुके हैं, क्लासरूम को पढ़ चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये कथन है। और कारण है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देखो, कहीं भी समावेशी एजुकेशन ये नहीं कहता है कि वो क्या करेगा, कि वो सारे व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त कर देगा, ऐसा तो वो कहता ही नहीं। समावेशी शिक्षा तो ये कहती है कि वो सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उजागर करेगी, उनको और उच्च उस पर ले जाएगी। तो इसका आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। मतलब कथन तो सही है कि समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य, शैक्षिक रणनीतियाँ के साथ साथ सब कुछ होता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त कर दे। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसका आंसर है 22 का 3rd। अब आते हैं 23। लय वागित्सुकी के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव में लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप अधुराभिमुख विभाग विकास के क्षेत्र के हैं। तो इसका आंसर है, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे किसके साथ सीखेंगे? ठीक है, बच्चे किसके साथ सीखेंगे? जिनके साथ वो अधिक जानकार अन्य, मतलब अधिक जानकार अन्य के साथ जब अंतःक्रिया करेंगे, जो उनसे ज़्यादा जानता होगा, तो उनके अंदर क्या होगा? विकास के क्षेत्र के अंदर जो उनके अंदर के गुण हैं वो विकसित होंगे। तो ले वागित्सुकी के अनुसार ये था कि अधिक जानकार अन्य के साथ रहकर अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित बच्चे क्या करेंगे? उन कार्यों को जो उनके समीप अभिमुख हैं उस विकास क्षेत्र के अंदर, वो उनको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? देखो,
छात्र केंद्रित करना है, छात्र को केंद्रित करने में मदद करनी है हमको। तो फॉर्मली क्या होता है, बच्चा पढ़ता नहीं तो हम पेरेंट को बुला लेते हैं, ये कोई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्टिक सॉल्यूशन नहीं है, है ना। अब बार बार बिजी कर देते हैं, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। हमने बार बार बिजी करा, जब खाली होगा फिर वैसी चीज़ें करेगा। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसको स्वनियमन से संबंधित भी इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चा कब अपने आप को सीखने में मोटिवेट करेगा, जब स्वनियमन करेगा। तो बच्चे को स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना है। कई बार हम बच्चों से कहते हैं ना, ठीक है बेटा आपको जो करना है करो, ठीक है, लेकिन मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए। तो हमको स्वनियमन दे रहे हैं और समय प्रबंधन के लिए समय दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको बार बार ये नहीं कह रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम उसको एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि बेटा आपको इतने समय में ऐसे करना है। तो बच्चा उसमें आपसे ना कहेगा तो आप पूछोगे क्यों, तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन में जाओगे, लेकिन वो कहेगा हाँ ठीक है, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 25 में फिर से कथन और कारण है। कथन है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। मतलब बच्चा अगर ये चाहता है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा तभी मैं इस स्कूल में रह सकता हूँ, और अगर उसका स्कूल से जुड़ाव है तो क्या वो अच्छे नंबर लाएगा? बिल्कुल लेके आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि भावनात्मक और संज्ञान ये दोनों आपस में मिले जुले हैं। जब हमारा मन किसी चीज़ को करने के लिए होता है तो हम और अधिक मोटिवेट होते हैं। हमें जब लास्ट आप खुद सोचिए, जब एग्ज़ाम टाइम होता है, हम लास्ट टाइम पे अगर जितने पेज हम खोलते हैं वो पेज हमें लर्न हो जाते हैं। क्यों? उसका मतलब ही भावनात्मक और संज्ञानात्मक है। तो कथन तो सही है, कारण क्या है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, उसका मूल सिद्धांत है। तो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब पहला देख लेते हैं क्यों है थर्ड। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने से संरचनावादी अधिगम सिद्धांत नहीं होगा, वो तो फिर लास्ट पॉइंट हो गया कि आपको यही करना है, तो वो संरचनावादी नहीं है। संरचना मतलब प्रोसेस होगी धीरे धीरे, ठीक है। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। क्या अधिगम तब नहीं होता जब छात्र बच्चों को मतलब पढ़ा रहे होते हैं लेकिन प्रतिपुष्टि नहीं मिल रही होती है? फीडबैक जरूरी थोड़ी हर बार फीडबैक मिले, लेकिन बच्चा सीखता है। फोर्थ है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ही गलत है। अधिगम निष्क्रिय थोड़ी, अधिगम तो सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम माने लर्निंग, तो उसका आंसर क्यों है थर्ड, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर 3। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कथन है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। ऊपर वो बता रहा है सीखने का स्तर बता रहा है कि कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कोई बच्चा धीरे सीखता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ये कथन बोल रहा है। और दूसरा कारण ये दे रहा है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। मतलब ऊपर दे रहा है व्यक्तिगत बुद्धि की विभिन्नता की, और नीचे डेफिनेशन किसकी दे रहा है? बुद्धि की। तो देखो कारण और कथन है तो दोनों सही है ना, है तो दोनों सही, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं करे। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। यह एक रेखीय प्रक्रिया है? नहीं, यह रैखिक प्रक्रिया नहीं है, यह जटिल प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? आप देखो हम बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं समाज से, तो बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BCD, ठीक है। रेखीय प्रक्रिया नहीं है, एक तो जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। देखो समाज हम हर तरह से कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। अलग अलग जहाँ जहाँ जैसा कल्चर होता है वहाँ से अलग अलग हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो BCD और ऑप्शन नंबर 28 का है थर्ड। 29 फिर से कथन और कारण है। कथन है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है। और कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई उद्देश्य मतलब कोई निश्चित क्षण नहीं होता कि अब उसका विकास होगा। तो कारण भी दे रहा है कि हाँ विकास प्रकृति में निरंतर होते रहता है, कोई निश्चित क्षण नहीं है, वो निरंतर माने लगातार होते रहता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर
सही व्याख्या करता है। तो इसका 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आज की हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। यानी कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रति के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, दूसरा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, थर्ड है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, और फोर्थ है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो अगर हम कम उम्मीदें रखेंगे या बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखेंगे तो हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बोझ दे रहे हैं। और छात्रों से पहल को दंडित करना, दंड तो हमें देना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों में स्वायत्तता को और पहल को पुरस्कृत करना, तो उनको फीडबैक देना, उनको मोटिवेट करना, उनको संप्रति के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हमने फिर से बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन लिए और आने वाली सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके और वाइगोत्स्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, इनसे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लेके आएंगे। तो आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।